नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल है डायनामिक ट्रैक, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में करोड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए, ओवर टाइम करते हुए, ट्रांसफर झेलते हुए अपने परिवार के सपनों के लिए मेहनत की, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र आते आते हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। पेंशन इतनी कम कि दवाई तक ठीक से नहीं खरीदी जा सके, किराया, बिजली, पानी के बिल, राशन, बाकी जरूरतों के खर्च सब निकालने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। जिन लोगों ने जवानी में देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाया, वही लोग बुढ़ापे में 2000 की पेंशन पर जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसी दर्द से जुड़ी एक बहुत अहम बहस इस समय चल रही है और वही आज का हमारा पूरा विषय है। बात हो रही है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत तय की गई सैलरी सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव की। अभी तक पेंशन की गणना के लिए जो अधिकतम बेसिक वेतन माना जाता है वह 15,000 है। चर्चा यह है कि इसे बढ़ाकर 25,000 किया जा सकता है। दिखने में यह एक छोटा सा नंबर है, 15 से 25, लेकिन इसका असर सीधा आपकी जेब, आपकी रिटायरमेंट लाइफ और आपके हर महीने मिलने वाली पेंशन पर पड़ेगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फिलहाल नियम क्या कहते हैं और यह सिस्टम चलता कैसे है। अभी ईपीएफ और ईपीएस की जो संरचना है उसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर आपकी बेसिक सैलरी का 12% योगदान देते हैं, यानी कुल 24%। लेकिन यह पूरा पैसा ईपीएफ में नहीं जाता। नियोक्ता के 12% में से एक हिस्सा ईपीएफ में जाता है और एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में। ईपीएस के लिए जो अहम फार्मूला है वो यह कहता है कि नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस 8.33% की गणना आपके वास्तविक बेसिक वेतन पर नहीं बल्कि अधिकतम 15,000 तक सीमित वेतन पर होती है। यानी भले ही आपका बेसिक वेतन 20, 25, 30 या उससे ज्यादा क्यों ना हो, ईपीएस के लिए आपके नाम पर योगदान 1500 से ऊपर नहीं गिना जाएगा। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब जरा एकदम साफ और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मान्य अधिकतम बेसिक वेतन बराबर 15,000, नियोक्ता का ईपीएस में योगदान 8.33%, तो 15,000 का 8.33% लगभग 1250 बैठता है। यानी हर महीने आपके ईपीएस खाते में सिर्फ 1250 ही जमा होते हैं। यह नियम हर उस व्यक्ति पर लागू है जो ईपीएस 95 के तहत आता है, चाहे उसकी वास्तविक सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। अब कल्पना कीजिए कि यह सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जाए, तब ईपीएस के लिए मान्य अधिकतम बेसिक वेतन बराबर 25,000। नियोक्ता का ईपीएस में योगदान 8.33%, तो 25,000 का 8.33% लगभग 2083 के आसपास होगा। यानी हर महीने ईपीएस खाते में 1250 की जगह करीब 2083 जमा होंगे। इसका मतलब लगभग 833 अतिरिक्त हर महीने आपके पेंशन फंड में जमा होंगे। यह 833 आज मामूली लग सकते हैं, लेकिन 20-30 साल की नौकरी में यही रकम पेंशन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वह प्रस्ताव है जिसने ईपीएस 95 और ईपीएफओ 3 को लेकर चर्चा को तेज कर दिया है। अब जरा ईपीएफ और ईपीएस के पूरे स्ट्रक्चर को एक उदाहरण से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 30,000 है। वर्तमान नियमों के हिसाब से कर्मचारी का ईपीएफ योगदान 12%, 29,000 बराबर 3,600 सीधे ईपीएफ में। नियोक्ता का कुल योगदान 12%, 29,000 बराबर 3,600। अब नियोक्ता के 3,600 दो हिस्सों में बंटते हैं। ईपीएस में जाने वाला हिस्सा 8.33% ऑफ 15,000 बराबर 1250। ईपीएफ में जाने वाला बाकी हिस्सा 3,600 माइनस 1250 बराबर 2,350। यानी हर महीने ईपीएफ खाते में कुल जमा कर्मचारी का 3,600 प्लस नियोक्ता का 2,350 बराबर 5,950। ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा 1,250। अब जरा इसी उदाहरण को प्रस्तावित बदलाव के हिसाब से देखें। अगर सीमा 25,000 कर दी जाए, उसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 30,000, कर्मचारी का ईपीएफ योगदान वही 3,600 रहेगा, नियोक्ता का कुल योगदान भी 3,600 रहेगा। लेकिन ईपीएस के लिए गणना अब 25,000 पर होगी। ईपीएस में जाने वाला हिस्सा 8.33% ऑफ 25,000 बराबर 2,083। ईपीएफ में जाने वाला बाकी हिस्सा 3,600 माइनस 2,083 बराबर 1,517। यानी हर महीने ईपीएफ खाते में कुल जमा कर्मचारी का 3,600 प्लस नियोक्ता का 1,517 बराबर 5,117। ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा लगभग 2,083। यानी ईपीएफ में हल्की कमी लेकिन ईपीएस में भारी बढ़ोतरी। और याद रखिए, ईपीएफ आपको रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम देता है, जबकि ईपीएस आपको आजीवन मासिक पेंशन देता है। जिन लोगों की जिंदगी का पूरा सहारा रिटायरमेंट के बाद इसी पेंशन पर टिकना है, उनके लिए ईपीएस का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। यहीं पर यह प्रस्ताव इतना अहम हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात लेकिन बहुत काम की। अगर आप ऐसे ही पेंशन, पीएफ, सैलरी स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े मुद्दों की डिटेल समझ हमेशा लेते रहना चाहते हैं तो सिर्फ जानकारी सुनकर आगे मत बढ़िए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी कोई बड़ा बदलाव, नया नियम या कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आए तो उसका विश्लेषण सीधे आपके पास पहुंचे और आप अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं ईपीएफओ 3 की तरफ, जिसके तहत यह बदलाव भी शामिल किया जा सकता है। ईपीएफओ 3 को एक तरह से ईपीएफओ का नया अवतार समझिए। ज्यादा डिजिटल, ज्यादा तेज, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा कर्मचारी केंद्रित। इस पूरे पैकेज के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार, मतलब ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन सिस्टम से जोड़ना। आज भी लाखों कर्मचारी, खासकर असंगठित क्षेत्र और छोटे प्रतिष्ठानों में, या तो ईपीएफ, ईपीएस के तहत आते ही नहीं या
उन्हें ठीक से अधिकारों और नियमों की जानकारी नहीं होती। EPFO 3 के तहत रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना, पेपर वर्क घटाना और नई टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा लोगों को कवर करना लक्ष्य है। दूसरा, एकीकृत डिजिटल सिस्टम। अभी PF बैलेंस देखने के लिए अलग, क्लेम के लिए अलग, पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए अलग और शिकायत के लिए अलग पोर्टल या प्रक्रिया होती है। EPFO 3 का मकसद यह है कि यह सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, एक लॉगिन, एक डैशबोर्ड और सारी जानकारी क्लेम अपडेट वहीं से। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि समय और मेहनत भी बचती है। तीसरा, वित्तीय सशक्तिकरण और बेहतर रिटायरमेंट लाभ। यही वह हिस्सा है जिसमें EPS की सीमा को 25,000 तक बढ़ाने जैसा बड़ा कदम शामिल है। मकसद यह है कि योगदान की सीमा को महंगाई, वर्तमान वेतन स्तर और वास्तविक जीवन की जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जाए ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन सिर्फ औपचारिकता न रह जाए बल्कि एक वाजिब और सम्मानजनक इनकम बन सके। अब एक अहम सवाल, EPS सीमा में बदलाव की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। EPS की सीमा में आखिरी बदलाव साल 2014 में हुआ था, जब 6,500 की सीमा बढ़ाकर 15,000 की गई थी। उसके बाद से महंगाई कितनी बढ़ी, वेतन ढांचा कितना बदला और न्यूनतम मजदूरी का स्तर कितना ऊपर गया, यह सबके सामने है। कई सेक्टरों में आज एंट्री लेवल बेसिक ही 15-20 हजार के बीच है। ऐसे में 15,000 की EPS सीमा आज के समय के हिसाब से बेहद पुरानी और अव्यवहारिक लगती है। सरकार की ओर से तय न्यूनतम मजदूरी भी 18,000 के आसपास मानी जाती है। ऐसे में अगर पेंशन गणना की सीमा 15,000 पर फ्रीज रहेगी तो जो व्यक्ति 25, 30 या उससे ज्यादा बेसिक पर काम कर रहा है उसे भी पेंशन उसी लेवल पे मिलेगी जैसे कोई 15,000 बेसिक वाला व्यक्ति। यह स्थिति ना तो न्याय संगत लगती है और ना ही सामाजिक सुरक्षा के मूल उद्देश्य के अनुकूल। इसीलिए EPFO बोर्ड के कई सदस्य और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सोशल सिक्योरिटी का असली फायदा देना है तो योगदान की सीमा और गणना की आधार सैलरी को वर्तमान आर्थिक हालत के हिसाब से बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ यह कदम पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय सेहत को भी मजबूत करेगा क्योंकि ज्यादा योगदान का मतलब लंबी अवधि में ज्यादा कोष। अब बात करते हैं कि यह बदलाव किन किन लोगों को लाभ देगा। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, EPFO के 6 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। अगर EPS सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी, छोटे और मझौले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे वो लोग जिनका बेसिक 15,000 से ऊपर है, भविष्य में EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले लगभग सभी सदस्य, इन सबको सीधे सीधे फायदा मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण होगा जिनकी बेसिक सैलरी 18,000, 20,000, 25,000 या उससे ऊपर है। अभी वे लोग जितना काम कर रहे हैं, जितना टैक्स दे रहे हैं, जितना PF कट रहा है, उसके मुकाबले उनकी भविष्य की पेंशन काफी कम स्तर पर फ्रीज हो जाती है। EPS सीमा बढ़ने से उनकी पेंशन की गणना भी उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति के ज्यादा करीब पहुंच पाएगी। अब तस्वीर का दूसरा पहलू, नियोक्ता। हर सुधार में यह सवाल जरूर उठता है कि इससे नियोक्ताओं पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट है कि EPS सीमा बढ़ने पर नियोक्ताओं को हर कर्मचारी के लिए EPS में अतिरिक्त 833 लगभग तक का मासिक योगदान देना होगा अगर वह कर्मचारी 25,000 या उससे अधिक बेसिक पर है। यह एक वास्तविक अतिरिक्त कॉस्ट है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ कई दीर्घकालिक लाभ भी जुड़े हैं। जब कर्मचारियों को लगेगा कि उनकी रिटायरमेंट पेंशन मजबूत होगी तो वे नौकरी के प्रति ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। लगातार नए लोगों की भर्ती, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर लगने वाला खर्च घटेगा। अनुभवी, स्थिर और समझदार वर्कफोर्स बनेगी जो किसी भी संगठन की रीढ़ होती है। यानी नियोक्ता के लिए यह बदलाव अल्पकाल में अतिरिक्त कॉस्ट जरूर है, लेकिन दीर्घकाल में यह इन्हीं के संगठन के लिए भी निवेश की तरह साबित हो सकता है। अब जरा कानूनी परिप्रेक्ष्य को देखें। EPS 95 से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, खासतौर पर उन हाई सैलरी कर्मचारियों की ओर से जो यह सवाल उठाते रहे कि जब उन्होंने सालों तक ऊंची सैलरी पर EPS योगदान दिया तो उनकी पेंशन 15,000 की सीलिंग पर क्यों फ्रीज कर दी गई। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह पेंशन स्कीम की सीमा, नियम और संरचना में बदलाव कर सके, लेकिन यह बदलाव तार्किक, वित्तीय रूप से टिकाऊ और समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इन्हीं कानूनी दिशा निर्देशों के आधार पर अब श्रम मंत्रालय और EPFO बोर्ड यह कोशिश कर रहे हैं कि पेंशन सीमा को वर्तमान समय के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन फंड पर अनियंत्रित वित्तीय दबाव न आ जाए। इसलिए यह प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक या भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्तर पर मंथन का नतीजा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है, यह फैसला कब तक आ सकता है। सूत्रों के अनुसार EPS सीमा बढ़ाने का यह प्रस्ताव EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आगामी बैठकों में रखा जा सकता है। अनुमान यह है कि यह चर्चा 2026 की शुरुआत के आसपास यानी जनवरी या फरवरी में बोर्ड मीटिंग में शामिल हो सकती है। अगर वहां इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है और उसके बाद श्रम मंत्रालय की तरफ से औपचारिक मंजूरी मिल जाती है तो नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक और समय पर चलता है तो 2026 के बाद नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के पेंशन खाते में हर महीने सिर्फ कुछ रुपए नहीं बल्कि भविष्य को लेकर एक मजबूत भरोसा भी जमा होना शुरू होगा। अब जरा लंबी अवधि के असर को फिर से एक उदाहरण के साथ देखें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक 25,000 है और वह 30 साल तक सर्विस करता है। मौजूदा सिस्टम में EPS में योगदान 1250 प्रति माह, 30 साल में कुल योगदान बिना ब्याज को गिने जा 4,50,000। प्रस्तावित सिस्टम में EPS में योगदान 2,083 प्रति माह, 30 साल में कुल योगदान बिना ब्याज
7,50,000। यह सिर्फ कच्चा आंकड़ा है। असली पेंशन की गणना में एवरेज ड्रॉन सैलरी, सर्विस के साल और स्कीम के फार्मूले को जोड़ा जाता है। लेकिन इतना साफ है कि ज्यादा योगदान मतलब ज्यादा पेंशन, और वह भी ऐसी पेंशन जो हर महीने आती रहेगी जब आपकी कमाने की क्षमता कम हो चुकी होगी। ऐसे में अगर कोई यह कहता है कि हमने देश के लिए मेहनत की, अब बुढ़ापे में भूखे मर रहे हैं, तो इस तरह के सुधार उसी दर्द को कम करने की दिशा में उठाए गए जरूरी कदम माने जा सकते हैं। यह बदलाव अतीत के अन्याय को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हालात जरूर बदल सकते हैं। अब यहाँ एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप सच में चाहते हैं कि पीएफ, ईपीएस, एनपीएस, टैक्स, सैलरी स्ट्रक्चर और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट की साफ और विश्लेषण के साथ जानकारी आपको मिलती रहे, तो सिर्फ वीडियो देखकर आगे मत बढ़िए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी कोई नया नियम आए, कोई कोर्ट का बड़ा फैसला आए या पेंशन से जुड़ा नया प्रस्ताव सामने आए, तो आप उसे सबसे पहले और सही संदर्भ के साथ समझ सकें। अब इस पूरी बहस को एक सरल लाइन में समेटें तो बात यह बनती है, अगर आपका बेसिक वेतन 25,000 या उससे अधिक है और ईपीएस सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जाती है, तो आपके पेंशन फंड में हर महीने जमा होने वाली राशि 1250 से बढ़कर करीब 2083 हो जाएगी, यानी करीब 833 की अतिरिक्त मासिक बचत। यही अतिरिक्त बचत आपके रिटायरमेंट के बाद की पेंशन को मजबूत बनाएगी और आपकी बुढ़ापे की जिंदगी को थोड़ा कम असुरक्षित और थोड़ा ज्यादा सम्मानजनक बना सकती है। ईपीएफओ 3 के तहत यह सुधार सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना को एक नए स्तर तक ले जाने की कोशिश है। आज जो रिटायर्ड कर्मचारी ये कहते हैं कि पेंशन इतनी कम है कि 2 वक्त का खाना निकालना मुश्किल हो जाता है, अगर ऐसे कदम सही समय पर और सही तरीके से लागू होते हैं तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को यह बात उतनी कड़वी आवाज में ना कहनी पड़े। इसी उम्मीद के साथ इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि आपके साथी, कर्मचारी, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग, आपके परिवार के कमाने वाले सदस्य या आपके दोस्त भी इस जानकारी से फायदा उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। क्या आपको लगता है कि ईपीएस की सीमा 25,000 होनी चाहिए या इसे और ऊपर जाना चाहिए, या फिलहाल सिस्टम जैसा है वैसा ही ठीक है? आपकी राय केवल एक कमेंट नहीं बल्कि उस बहस का हिस्सा है जो नीतियों को आकार देती है। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि पेंशन, पीएफ, टैक्स और आपकी जेब से जुड़े हर मुद्दे पर आने वाली अगली रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।